हेलो नमस्ते, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एड्यूस हब। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने पढ़ाई करने के लिए हमारे इस चैनल को चुना है, तो एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं जेंडर गैप के बारे में। जेंडर गैप जो हमारे जुडिशरी में है, हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो जेंडर गैप है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप ये काफ़ी अच्छा पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ एक वीमेन है और इधर देखो कितने सारे मेन हैं, तो आप समझ सकते हो। खैर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जुडिशरी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वर्ड समझने में है। तो अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको ये जुडिशरी वर्ड क्या होता है। यदि किसी को प्रॉब्लम ना हो तो आप दो मिनट आगे बढ़ा सकते हो। जुडिशरी क्या होता है, यदि आप वीडियोस देख रहे हो ना, तो आप ट्राई करो कि 1080p में देखो, तो इससे क्या होगा कि आपको क्वालिटी अच्छे से दिखेगा। प्लस इससे क्या होगा ना कि जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। तो हम लोग किसके बारे में अभी जानने वाले हैं? सिर्फ ये जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी जो है, जुडिशरी में एक्चुअली ये जुडिशरी के अंदर ही जुडिशियल सिस्टम आता है, आपने सुना होगा जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम यदि आपसे कोई पूछे तो इसके अंदर क्या आता है आपको तो पता ही होगा। जुडिशियल सिस्टम जो भी हमारा कोर्ट का सिस्टम है ना एक्चुअली, तो ये कोर्ट में क्या क्या सब है, कौन कौन सा कोर्ट है, जैसे कि सबसे एपेक्स कोर्ट हम लोगों का क्या है, सबसे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हमारा हाई कोर्ट, उसके बाद आता है हमारा लोअर कोर्ट। और देखो जुडिशियल सिस्टम में तो हम लोग देख लिए कि चलो हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ही ये सारे जुडिशियल सिस्टम में ये भी आते हैं जजेस, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछे जुडिशियल सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है, तो आप बता देना जजेस एंड कोर्ट्स, सॉरी। तो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कितना जेंडर गैप है, कैसा गैप है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे आज यही पढ़ने वाले हैं, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंड लोअर कोर्ट के अंदर। लोअर कोर्ट पता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबको बोलते हैं हम लोग। तो इनके बीच में कैसे जेंडर गैप है, कितने पे कितने मेल फीमेल है, ये सारा कुछ हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एम श्योर जुडिशरी आपको पता चल गया होगा। ये 3 ऑर्गन होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना आप। अभी आपको पता है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, ये न्यूज़ में था कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की जो हमारे जस्टिस थे इंदु मल्होत्रा जी, ये अभी रिटायर हुई हैं। ये इंदु मल्होत्रा जी हैं, ये रिटायर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो ये एक रीज़न था न्यूज़ में आने का। और अभी रिसेंटली इसी वीक में एक और भी न्यूज़ आया है, ये आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, हमारा इंडिया का 28 पोजीशन फॉल हो गया है, हमसे आगे हमारे पड़ोसी मुल्क निकल गए हैं। खैर, तो इसलिए न्यूज़ में है ये जेंडर गैप, काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजिंग है। तो हम लोग तीनों कोर्ट में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट में कैसे जेंडर गैप है जुडिशरी में, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो ये स्टार्ट कब होता है ये कहानी। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा 13 मार्च को ऑनरेबल इंदु मल्होत्रा जी रिटायर हुई सुप्रीम कोर्ट से। ये भी मैंने आपको बताया, ये हमारा प्यारा सुप्रीम कोर्ट। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये हैं हमारे इंदिरा बनर्जी जी, और ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं, जज हैं, ठीक है। अभी इनके रिटायर होने के बाद, इंदु मल्होत्रा जी के रिटायर होने के बाद, ये ओनली फीमेल जज हैं। ये जब रिटायर नहीं हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जज थे फीमेल, जिसमें कि एक थी इंदु मल्होत्रा जी, दूसरी थी इंदिरा जी। बट अब इनके रिटायर होने के बाद सिर्फ इंदिरा जी बची हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे देश का पॉपुलेशन 136 करोड़ है, जिसमें कि आप देखोगे 2008 का सेंसस
तो उसके अकॉर्डिंग 48% पॉपुलेशन हमारे यहाँ फीमेल का है। तो आप सोचो, ये तो फीमेल को ही ना रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमारे देश में जब देखोगे ना 48% वीमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं इंद्रानी जी, अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलियन पॉपुलेशन को। आप इसको ध्यान में रखना। अब देखो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रात को कितना सुंदर दिखता है सुप्रीम कोर्ट। देखो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट हम लोग अभी जस्ट देखे कि सबसे सुप्रीम जुडिशियल बॉडी होता है और ये हाईएस्ट कोर्ट भी हमारे यहाँ। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो भी लोअर कोर्ट होते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर और भी अदर कोई ट्रिब्यूनल है, तो वहाँ का जो भी अपील होता है ये सारा सुप्रीम कोर्ट जाता है। और जो भी हमारा फंडामेंटल राइट्स हमको मिला है ना कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सारा फंडामेंटल राइट को सेफ गार्ड भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। और एक काम क्या होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को भी डिसॉल्व करता है, सॉल्व करता है, सेटल करता है सुप्रीम कोर्ट। या फिर कोई स्टेट से स्टेट, मान लो कि बिहार झारखंड के बीच में यदि कोई इशू हो गया, मान लो बिहार झारखंड में यदि कोई इशू हो गया, तो उस केस में इसका जो डिस्प्यूट है वो भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी। तो आप इसको ध्यान रखना। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात देख लो, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था ना 1937 में, उस टाइम तो हम लोग ब्रिटिश के अंडर थे, तो उस टाइम जो ये कोर्ट था ना, इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये एपिलेट कोर्ट उस टाइम नहीं होता था, उस टाइम एपिलेट कोर्ट ये नहीं होता था। एपिलेट कोर्ट कब बना? 1950 के बाद। 1950 के बाद हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये एपिलेट कोर्ट बन गया। इससे पहले जो भी अपील होता था इंडिया में, वो सारा अपील कहाँ जाता था? अभी मैं इसलिए फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये आई एम श्योर पता होगा आप लोगों को। ये ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल जाता था, इंग्लैंड जाता था पहले। जो भी यहाँ से अपील जाना होता था वो सब इंग्लैंड जाता था। तो इतना दूर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, ये आर्टिकल 124 से लेके 147 जब अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिडिक्शन है आपको फिर वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप पढ़ोगे। थोड़ा सा हम लोग कोर्ट का कंपोजिशन देख लेते हैं, कोर्ट का क्या साइज है ये देख लेते हैं। देखो जब हमारा कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ना 1950 में, उस टाइम हमारा कोर्ट का जो स्ट्रेंथ था वो 8 था, ठीक है, ये फिक्स था, 8 था। और उसके बाद ये जो आप 7 देख रहे हो ना, ये 7 जज थे और एक ये जो एक देख रहे हो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप हर एक में देख रहे हो +1 है, +1 है, ठीक है, ये लोग जस्टिस हैं और ये जहाँ +1 देख रहे हो ये चीफ जस्टिस को शो कर रहा है। तो उसके बाद फिर 1956 में देखो 6 साल बाद यहाँ पे फिर नंबर इंक्रीज़ हुआ, 11 हुआ। फिर धीरे धीरे हर एक 5 साल 10 साल के टाइम पीरियड में नंबर इंक्रीज़ होता गया। आपको ध्यान क्या रखना है, ये 2019 का जनरली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइम लॉ मिनिस्टर कौन थे? रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ही लाया था बिल। खैर, तो 2019 में 33 + 1 बेसिकली हमारा स्ट्रेंथ कितना हो गया सुप्रीम कोर्ट का? 34, ठीक है, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रेस्ट जजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद मैंने एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे, बेंच। बेंच आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, जब इतना सारा मान लो इतना सारा जज है, ये बैठेंगे कैसे? एक बड़ा सा बेंच पे तो बैठ नहीं सकते। खैर है, तो जब एक जज बैठते हैं ना, ये जोक था, एक जज जब बैठते हैं, सिंगल जज, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, एक जज जब बैठते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बेंच। आप इसको ध्यान रखना। जब दो या फिर दो से ज़्यादा, बेसिकली तीन जज जब बैठते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीज़न बेंच। डिवीज़न बेंच। जब 5 या फिर 5 से ज़्यादा, 7 से भी ज़्यादा हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, 1973 याद करो, केशवानंद भारती केस, जहाँ पे 13 जज थे,
ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, आप इसको ध्यान रखना। थोड़ा सा हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का। यदि आपको जज बनना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले तो आपको पता है सिटीजन होना पड़ेगा इंडिया का। जब आप इंडिया के सिटीजन होगे तभी बन पाओगे। उसके बाद आपको एटलीस्ट 5 ईयर, यदि आप यदि आप 5 ईयर हाई कोर्ट के जज के रूप में यदि आप रहे हो तो आप बन सकते हो, या फिर आपने यदि एटलीस्ट 10 ईयर प्रैक्टिस करा है हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट तो भी आप बन सकते हो। इसके बाद एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन देखो। ये प्रेसिडेंट को जो हमारा आर्टिकल है ना 124, अभी जो मैंने आपको बताया था ऊपर, आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 जो आप देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, प्रेसिडेंट को एक पावर होता है। वो पावर क्या है कि कोई भी ज्यूरिस्ट को, ये मींस जिनके पास लॉ का नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है लॉ का, तो उनको वो डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप इसको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा हम लोग जो हमारा काम का बात है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था सुप्रीम कोर्ट, अब इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, जेंडर गैप। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट, फिर पढ़ेंगे लोअर कोर्ट, सबका जेंडर गैप पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। जेंडर गैप इन सुप्रीम कोर्ट। अब कुछ डेटा देख लेते हैं हम लोग। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि 34 सीट हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी है, जिसमें से कि 29 वर्किंग है, और उस 29 में से ओनली 1 वुमेन जज हमारे यहाँ है, और उनका नाम क्या है, अभी सिर्फ एक ही महिला जज है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, इंद्रानी जी। इंद्रानी क्यों आ रहा भाई, इंदिरा बनर्जी जी। और आपको एक थोड़ा फैक्ट यहाँ मैं बता दूँ, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला, तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ 8 वुमेन जज ही हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करे गए हैं। और सबसे फर्स्ट जस्टिस कौन थी, फातिमा बीवी जी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो मेरा टंग स्लीप हो जा रहा है, खैर आप समझ सकते हो क्योंकि टाइम नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा जेंडर गैप देख रहे हो यहाँ पे, आप देखा ना अभी कितना था यहाँ पे 21:1। देखो कितना गैप है, तो आप समझ सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कितना गैप है। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के सुप्रीम कोर्ट से हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं यूएस का, ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देखते हैं। वहाँ पे टोटल 9 जज हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें टोटल 9 जज है, जिसमें से 3 वुमेन है, ध्यान रखना। और हमारे यहाँ कितना है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ 29:1 का रेशियो है। देख लो कितना ज़्यादा गैप है। जब आप इसको परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, 33% रिप्रेजेंटेशन है यूएस में विमेन का, ठीक है। और हमारे यहाँ जब देखोगे 1 निकालोगे ना आप 29 में, तो आपको ऑलमोस्ट 3.4% मिलेगा। देखो कहाँ 33 और कहाँ हमारे यहाँ 3.4, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है देख लो। इसके बाद थोड़ा सा आप देख लो यहाँ पे ब्राज़ील में, ब्राज़ील का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे टोटल 11 जजेस हैं और 2 विमेन जस्टिस हैं, ठीक है। और एक देख लो आप यहाँ पे फिलीपींस का देख लेते हैं हम लोग। फिलीपींस में 15 जजेस हैं और वहाँ पे 3 विमेन हैं। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा गैप है हमारे कंट्रीज़ में। और एक्चुअली वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ में ऐसा ही सीन है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन विमेन का नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और सॉल्यूशन भी क्या हो सकता है ये सब मैं थोड़ा आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी थोड़ा आप देखो, ये थोड़ा सा इम्बैलेंस देख लेते हैं वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ में क्या है कोर्ट्स में। यहाँ भी हमारा इंडिया देखो कितना आगे, 30 पे 3। ये पुराना डेटा है, ठीक है, काफ़ी पहले का डेटा, बट आप समझ सकते हो। यहाँ ये मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि आप समझ पाओ, ठीक है। जब आपको जब PDF मिलेगा ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देखना, आपको आइडिया लगेगा। देखो ये न्यूजीलैंड में देखो 5 मेल जजेस हैं और 3 विमेन जजेस हैं। टोटल यहाँ पे कितना है, 5 + 3 8, कितना अच्छा है देखो यहाँ पे। तो आप यहाँ से देखो और थोड़ा सा आप समझना,
ये जो आप, एक मिनट, ये जो स्काई ब्लू कलर देख रहे हो ये मेल है एंड रेड कलर फीमेल है, ठीक है। आप थोड़ा सा देखना, फिर भी इधर तक तो ठीक है। इधर के बाद जब आप इधर आओगे ना तो इधर का थोड़ा सा रेशियो ख़राब है, गैप ज़्यादा है। बट आप यहाँ पे इसको पॉज करके देखना, अभी मैं ये सब एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा और कोई मतलब भी नहीं है। मैंने बस डेटा लगा दिया आप समझने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ भी थोड़ा सा मैंने रीजन वाइज लगाया है। थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका, ये वाला पोर्शन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू ये एशिया एंड ये अफ्रीका। ये सब रीजन में काफ़ी ज़्यादा गैप है, ठीक है, मेन एंड वुमेन में। उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट का क्या सीन है, अभी का करंट सिचुएशन क्या है, कितना हमारा स्ट्रेंथ है, और हम लोगों ने वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज़ के साथ भी कंपेयर कर ली हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे हमारे यहाँ हाई कोर्ट में क्या रिप्रेजेंटेशन है विमेन का। तो टोटल हमारे यहाँ हाई कोर्ट कितने, ये आप लोगों को पता है 26 हाई कोर्ट है हमारे यहाँ भी, और जिसमें से कि टोटल सीट कितना सैंक्शन है, मतलब कितना सीट टोटल है हमारे यहाँ जजेस का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। 1079 टोटल सीट्स है, जिसमें से कितना सीट पे विमेन है, सिर्फ और सिर्फ 82। आप समझ सकते हो 10% से भी कम है, देख रहे हो। और जिसमें कि अभी ये थोड़ा यहाँ पे नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना ही सीट अभी यहाँ पे भरा हुआ है, रेस्ट ऑलमोस्ट 400 कुछ सीट आएगा, ये वैकेंट है। कभी मैं वैकेंसी जो जुडिशियल में इसके जुडिशरी में जो वैकेंसीज़ हैं ना, इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में। अब बस अभी ध्यान रखना। तो थोड़ा सा हम लोग मद्रास देखते हैं। यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट को जो आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन जज मद्रास हाई कोर्ट में ही है, जो कि कितना है 13 जजेस का। उसके बाद देखो आप पंजाब हरियाणा आप जब देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 विमेन जजेस हैं। उसके बाद दिल्ली बॉम्बे हाई कोर्ट में आप देखोगे तो 8 विमेन जजेस हैं। और ये गुवाहाटी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, ये सब में सिर्फ और सिर्फ 1 विमेन जजेस हैं। आप इसको ध्यान रखना। उसके बाद कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे विमेन जज हैं ही नहीं, जैसे कि हमारा पटना, त्रिपुरा, ये देखो पटना, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, उत्तराखंड, तेलंगाना, ये सब में कोई अभी सिटिंग विमेन जज नहीं है। और जब अभी आप देखोगे ना तो सिर्फ आई थिंक तेलंगाना की ही जो जज है ना, वो क्या बोलते हैं, तेलंगाना नहीं शायद, हाँ, अभी सिर्फ एक ही जगह की चीफ जस्टिस ऐसी हैं हाई कोर्ट में जो फीमेल है, ऑलमोस्ट सारे जगह मेल हैं। खैर 2 जस्टिस थी, एक रिटायर हो गई हैं, एक अभी हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कहाँ की है, बट एक ही है। देखो वुमेन इन लोअर जुडिशरी के थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अभी हाई कोर्ट के बारे में हम लोग देख लिया, अब थोड़ा सा लोअर जुडिशरी में देखते हैं। काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, खैर कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया, ऑलमोस्ट यदि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंक्लूजन करूँ तो इसका ये ऐसा निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट जेंडर गैप देखो, विमेन का कितना है 3.4%, 3.4%। हाई कोर्ट जब देखोगे ना आप तो ये ऑलमोस्ट बिलो 10% है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लोअर जुडिशरी। इसमें अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, नहीं बताया तो बता देता हूँ। लोअर जुडिशरी में जब विमेन रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे ना तो ये 27% है, 27.6 है, बट आप इसको 28 भी रख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 28% रिप्रेजेंटेशन, देख रहे हो मेल डोमिनेंस कितना है लोअर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, आप देख रहे हो। तो ये जो डेटा मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये एक दिल्ली बेस्ड रिसर्च है, रिसर्च सेंटर है, जिसका नाम है विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी, विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी। तो इन्होंने जब रिसर्च करा ना, ये 2018 का है, मैं आपको बता दूँ, 2018 का डेटा है मेरे पास अभी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, जेंडर देखो यहाँ पे मैं भी आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखाऊंगा। अब देखना, देखो ये
मेल देख लो यहाँ पे, और देखो टोटल नंबर, और यहाँ परसेंटेज देखो 71% है। ये ओवरऑल मैं दिखा रहा हूँ, ओवरऑल लोअर जुडिशरी में ओवरऑल देखो ये, ठीक है। ये कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो फीमेल जो हमारी काम का है, देखो अभी फीमेल पे ही ज़्यादा हम लोग बात करेंगे। फीमेल में देख रहे हो आप कितना कम है, सिर्फ और सिर्फ 27.6%। ये तो कुछ भी नहीं है यार, कितना कम है देखो, ये देखो। तो आप थोड़ा सा ये देख लो, टॉप स्टेट्स देख लो जहाँ पे फीमेल का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो ये कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि मेघालय जहाँ पे 73% है, और गोवा जहाँ 65% है, सिक्किम जहाँ 64% है, और अंडमान निकोबार का थोड़ा देख लेते हैं। बॉटम अब स्टेट्स देखते हैं जहाँ पे वीमेन का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, जेंडर गैप जहाँ काफ़ी ज़्यादा है। ये देख लो, अंडमान निकोबार में कोई है ही नहीं। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे बिहार में, बाप रे 11%, सिर्फ और सिर्फ 11% फीमेल जस्टिस हमारे यहाँ है। देख लो आप बिहार में, मैं बिहार से हूँ इसीलिए थोड़ा सा लगाव है। यहाँ पे देखिए अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, ये सेम वही चीज़ है यहाँ भी, थोड़ा सा वहाँ ऊपर डिटेल में था, यहाँ आप स्टेट वाइज अच्छे से देख सकते हो, मैप पे रिप्रेजेंट करा गया है, तो और अच्छे से आपको समझ में यहाँ पे आएगा। आप देखना यहाँ पे, ठीक है। 27% देख रहे हो, कितना बुरा स्थिति है हमारे यहाँ। सेम इसी तरह से यहाँ भी मैंने यहाँ पे स्टेट वाइज लगा रखा है कि मेल जजेस कितने हैं, फीमेल जजेस कितने हैं, अननोन कितने हैं। यहाँ पे आप पूरा पढ़ लेना, पूरा डेटा है। जब PDF जाएगा ना आपके पास टेलीग्राम चैनल या फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यहाँ से देख सकते हो। और ये देखो यहाँ पे, ये लेवल वाइज है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज होता है, सिविल जज, जूनियर डिवीज़न, सीनियर डिवीज़न, अदर्स, ऐसे करके आप देखो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो आप यहाँ का देखो डिस्ट्रिक्ट जज कितने हैं, देख रहे हो। फीमेल का परसेंटेज देखो आप, ये परसेंटेज आप यहाँ से देखो, और यदि टाइम मिले तो ये पढ़ना है आपको, काफ़ी नॉलेज मिलेगा यहाँ से। मैं इस पर यदि बात करूँगा तो काफ़ी लंबा टाइम चला जाएगा। ये भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज है, आप ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुडिशरी में विमेन का क्यों नीड, वाई डू वी नीड विमेन इन जुडिशरी। देखिए काफ़ी सारा केस ऐसा होता है जिस केस में सिर्फ ऐसा बहुत सारा केस आता है जिस केस में आप विमेन का दर्द सिर्फ एक विमेन समझ सकती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब मान लो मैंने एक पढ़ा था कहीं पे कि यदि एक लड़की का क्या होता है, रेप होता है, तो उस केस में जज क्या डिसीजन देता है कि तुम इससे शादी कर लो, तुम राखी बांध दो। ये कोई डिसीजन हुआ यार? रेप हुआ, उस पर क्या गुजर रहा है आप तो कभी जानते हो नहीं, आपको क्या पता है। तो एक महिला का, वो हम लोग सोसाइटी में क्या कहावत है, एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। तो इसीलिए हम लोगों को विमेन जज चाहिए। विमेन जज इसीलिए चाहिए क्योंकि हम लोगों को विमेन का पर्सपेक्टिव पता चलेगा। ठीक है, विमेन पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो बहुत सारा केस ऐसा है जिस केस में एक मान लो कोई केस आया कोर्ट में, तो उस केस में यदि विमेन जज होगी तो वो ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से विमेन जज का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जुडिशरी में। इसके बाद एक और हम लोग की सोसाइटी में जनरली बातें होती है विमेन एम्पावरमेंट की। आप जब जुडिशरी में विमेन को लाओगे ही नहीं तो विमेन कैसे एम्पावर होगी? एम्पावरमेंट है ना। अब एग्जांपल देखो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट में 3.4% है। और एक बात और होती है हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी की, जेंडर इक्वलिटी कहाँ गया इक्वलिटी? देखो तो कोई इक्वलिटी है? 3.4% है। और आप देखो हाई कोर्ट में बिलो 10% है विमेन का रिप्रेजेंटेशन, लोअर कोर्ट में
27% है। कहाँ गया इक्वेलिटी, बताओ कहाँ एम्पावर। आप जब तक विमेंस को जुडिशरी में नहीं लाओगे तो कहाँ से एम्पावर होगी भाई। जुडिशरी में लाओ, उसको एम्पावर करो। इसीलिए हम लोगों को जुडिशरी में सबसे ज़्यादा मेन रीज़न ये है। वो जिस दिन मैंने वो पढ़ा था ना यार, मुझे काफ़ी दुख हुआ ये पढ़ के, क्योंकि हम लोग शुरू से पैट्रिकल सोसाइटी में पले बड़े हैं, तो हम लोग का सोच थोड़ा बहुत उधर जा रहा है अब, लेकिन चेंज का ज़रूरत है। खैर, तो विमेन रहने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा सा हम लोग लेस विमेन इन जुडिशरी, इसके पीछे रीज़न देखते हैं हम लोग। देखिए, ये समझने के लिए ना आप समझो कि लेस विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में, इसके पीछे का जो रीज़न है ना, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2019 में क्लैट का एग्ज़ाम हुआ था। क्लैट लॉ के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लैट। इस एग्ज़ाम में क्या हुआ था, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अपेयर हुए थे, और इसमें जब आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना, ऑलमोस्ट 50-50 था। तो क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। बॉयज़ एंड गर्ल्स बेसिकली लॉ स्कूल में एडमिशन कितने का हो गया, 50-50 है कि नहीं। लॉ स्कूल में एडमिशन हो गया 50-50। रिप्रेजेंटेशन, लॉ स्कूल में रिप्रेजेंटेशन हो गया 50-50। लेकिन जब आप जुडिशरी में देखोगे ना, ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ चला जाता है समझ ही नहीं आता है। ये रिप्रेजेंटेशन अभी जस्ट मैंने आपको जुडिशरी में दिखाया कितना, 3.4%। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको चला जाएगा 10% से भी कम, और जब आप लोअर कोर्ट देखोगे तो 27%। अब इस एग्जाम्पल से आप देखो, जहाँ आप देख रहे थे 50-50 लॉ स्कूल जाने के टाइम में, लेकिन जब ये फाइनली यही तो जुडिशरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था जुडिशरी, ये कोर्ट को ही तो जुडिशरी बोलते हैं हम लोग। कोर्ट और इसमें जो जज होते हैं, इसी को तो हम लोग जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं। तो अब देखो, ये जुडिशरी में क्यों नहीं इतना सारा विमेन आ पाती है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये लेस क्यों हो जाता है जुडिशरी में विमेन का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन स्कूल में पढ़ने के टाइम, लॉ स्कूल जाने के टाइम, कॉलेज जाने के टाइम तो इक्वल था रिप्रेजेंटेशन, कम क्यों हो गया। इसके पीछे देखो रीज़न काफ़ी सारा है। आपको जज बनने में एग्ज़ाम क्लियर करो, फिर जज बनो, काफ़ी सारा टाइम इसमें लग जाता है, एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। और इस टाइम लगने की वजह से काफ़ी सारा जो फीमेल होती हैं, जो विमेन होती हैं ना, इसका मैरिजेस हो जाता है, और फैमिलीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ विमेन पे आ जाता है। उसके बाद फैमिलीज़ को देखने लगती है, चिल्ड्रेन हो जाता है, किड्स हो जाता है, उसमें व्यस्त हो जाती है। और हमारे यहाँ एक रीज़न क्या है ना, फीमेल का शादी काफ़ी जल्दी हो जाता है। ये अर्ली मैरिज भी एक रीज़न है कि फ़ीमेल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आ पाती हैं। और आपको मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ लेस विमेन का। देखो, क्या मैं बता रहा था, हाँ, कॉलेजियम आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे। अच्छा, कॉलेजियम का मेंबर के बारे में आप लोग जानते हो? नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है इसी के थ्रू होता है। तो कॉलेजियम में जनरली जो मेंबर्स होते हैं ना, वो मेंस होते हैं। बेसिकली आप देखोगे तो इसमें डोमिनेंस मेंस का होता है। डोमिनेंस ऑलवेज डोमिनेट यहाँ पे कॉलेजियम में मेल का होता है, मेंस का होता है। तो ये लोग ज़्यादातर अपॉइंट भी नहीं करते हैं फीमेल को। थोड़ा सा वही बात है, यहाँ भी थोड़ा मेल है, शुरू से हम लोग प्रैक्टिकल सोसाइटी में रहे हैं,
तो हम लोग कहीं ना थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा मेल को करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। इनको ये जो कॉलेजियम है इनको थोड़ा ना थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, फीमेल को सपोर्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हमारा बढ़ पाएगा, समझ रहे हो। और भी काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अर्ली मैरिज एक रीज़न मैंने बता दिया आपको, कॉलेजियम एक रीज़न ये भी बता दिया। एक रीज़न और क्या होता है, कहाँ लिखूं यार इसको इधर लिख देता हूँ। देखो फीमेल को ना थोड़ा सा जैसे कि लिटिगेशन में ही आप देखोगे, कोर्ट में, या फिर फीमेल को ज़्यादातर आप ये सब इन्वॉल्व नहीं देखोगे। इनको थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं ना, अनप्रोफेशनल बोलते हैं फीमेल को। तो इसके वजह से भी रिप्रेजेंटेशन कम होता है, काफ़ी कम जुडिशियल में आप देखोगे फीमेल को। और इसीलिए ये ज़्यादातर कहाँ जाना पसंद करती है, कॉरपोरेट में। हमारी क्लास की जो लड़कियां होती थी ये भी बोला करती थी कि मैं कॉरपोरेट में जाऊंगी तो ज़्यादातर फीमेल कॉरपोरेट पसंद करती हैं, उनको जुडिशरी में क्यों नहीं जाना पसंद करती, मैंने आपको काफ़ी सारे रीज़न बताए। एक रीज़न ये भी इनको अनप्रोफेशनल समझा जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉरपोरेट की तरफ इनका झुकाव होता है। ये भी है, अर्ली मैरिज हो जाता है, फिर फैमिली प्रेशर आने लगता है, और काफ़ी सारा टाइम टेकन की वजह से ये लोग छोड़ देती हैं, नहीं जाना पसंद करती, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये काफ़ी सारे रीज़न है। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहा, मैं और भी लंबा यदि खींचूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ये हमारा प्यारा सा छोटा सा चैनल है, आप इसे, अरे पैसा तो लग नहीं रहा है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और भी ज़्यादा वीडियोस हैं, आप जब विजिट करो। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का भी आपको लीगल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और ये मेरा फेसबुक पेज है, आप यहाँ भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी नोट्स या फिर कुछ भी चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर जा करके पूछ सकते हो। यहाँ तक देखने के लिए, अंत तक सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो पॉलिटी पढ़ते हो या फिर यूपीएससी पढ़ते हो या फिर लॉ पढ़ते हुए हो। तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।